बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू हालिम स्टडी इनसाइट्स। आज हम लोग अपना लेसन नंबर 10 करेंगे। आज लेसन नंबर 10 में हम लोग टेस्ट कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि टेस्ट आपने बनाना कैसे होता है। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा इजी ये चैप्टर है। इंशाल्लाह आप लोग जब इसको सारा सुन लेंगे तो आप लोगों को आराम से आप लोग इसको कोई भी क्वेश्चन इसमें से आ जाएगा तो आप लोग अपनी वर्डिंग में लिखने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा मैं आप लोगों को आज एक टिप बताती हूँ। कोई भी आप लोग लेक्चर सुन रहे होते हैं ना, तो आपके माइंड में एक बात होनी चाहिए। आपके माइंड में ये नहीं होनी चाहिए कि पेपर में क्या आएगा। आपके माइंड में ये बात होनी चाहिए कि मैं जो ये लेक्चर सुन रहा हूँ, ये सुन रही हूँ, ये लेक्चर सुनने के बाद अगर कोई बंदा मुझसे इसके बारे में कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन पूछ लेता है तो मैं वो देने के काबिल होता हूँ या नहीं होता। ये माइंड में आप बात रख के जब आप लोग लेक्चर सुनते हैं ना, सीरियसली आप लोग ऐसे लेक्चर सुनते हैं और वो ऐसे आप लोग माइंड में बातें बिठाते हैं कि आपके फिर पेपर में किसी भी किस्म का कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग उसको आसानी से करने के काबिल हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग हमेशा कोई भी आप लोग लेक्चर सुन रहे होते हैं, पेपर को माइंड से निकाल के सुना करें। आप ये समझा करें कि मैंने इसे कंसेप्ट लेना है मैंने, और रियल लाइफ में अगर कोई मुझसे इंप्लीमेंट करवाना चाहे तो मैंने इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है, चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब लाजमी करना है। आगे आप लोगों ने वीडियो को शेयर भी जरूर करना है। जो भी बच्चा आप लोगों से PSY 631 के लेक्चर्स के बारे में पूछता है, आप लोग हालिम स्टडी इनसाइट चैनल जरूर रिकमेंड किया करें। हम लोग अब बात करते हैं टेस्ट कंस्ट्रक्शन के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टेस्ट डिवेलपमेंट। ठीक है, अच्छा टेस्ट वही होता है जो आप लोग मुख्तलिफ किस्म के प्री इस्टेब्लिश प्रिंसिपल्स होते हैं, टेस्ट को कंस्ट्रक्ट करने के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उनको आप लोग इम्प्लाई करके लागू करके ही आप लोग एक अच्छा टेस्ट बना सकते हैं। अब ये जो टेस्ट डेवलपमेंट का ये जो प्रोसेस होता है, इसमें 5 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है टेस्ट कंसेप्चुअलाइजेशन का। दूसरा होता है कि आपने टेस्ट को कंस्ट्रक्ट करना होता है, टेस्ट कंस्ट्रक्शन। उसके बाद हो जाता है टेस्ट ट्राई आउट। उसके बाद आइटम एनालिसिस एंड देन टेस्ट रिवीजन। आपने ये पांचों जो हेडिंग्स है पहले सबसे पहले आप लोगों ने ये याद कर लेनी है, आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। अच्छा, सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले आप हमेशा किसी टेस्ट के बारे में आइडिया सोचते हैं, उसको हम लोग कहते हैं टेस्ट कंसेप्चुअलाइजेशन। उसके बाद आप क्या करते हैं कि उस टेस्ट के बारे में आप लोग मुख्तलिफ आइटम्स का एक ड्राफ्ट बनाते हैं कि मैंने अपने टेस्ट के अंदर ये आइटम्स डालने हैं। इसको हम लोग कहते हैं टेस्ट कंस्ट्रक्शन। उसके बाद जब आप लोग पहला ड्राफ्ट बना लेते हैं, आप लोग उस ड्राफ्ट को लोगों के एक सैंपल के ऊपर पहले टेस्ट करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं टेस्ट ट्राई आउट। फिर वो जो आप लोगों ने सैंपल के ऊपर जब आप लोगों ने टेस्ट किया होता है तो वहां से आप लोग डेटा लेते हैं और वहां से आप लोग जो टेस्ट के ऊपर लोगों की जो भी परफॉर्मेंस थी आप लोग उसको एनालाइज करते हैं। हर टेस्ट के आइटम को आप लोग एनालाइज करते हैं। मुख्तलिफ किस्म के स्टेटिस्टिकल प्रोसीजर्स होते हैं हम लोग जिनको हम लोग आइटम एनालिसिस कहते हैं। वो वाले प्रोसीजर्स लगा के आप लोग टेस्ट को एनालाइज करते हैं और उसके बाद आप लोग मुख्तलिफ किस्म की जजमेंट्स बनाते हैं आइटम के बारे में कि आइटम अच्छा है या नहीं है, कौन से आइटम को रिवाइज करने की जरूरत है, कौन से आइटम को चेंज करने की जरूरत है, कौन से आइटम को खत्म करने की जरूरत है। ये जो एनालिसिस होता है ना टेस्ट आइटम्स का, इसमें आप लोग चेक करते हैं आइटम्स की रिलायबिलिटी। आइटम रिलायबल होना चाहिए, आइटम की वैलिडिटी। रिलायबल होने का मतलब ये है कि अगर एक आइटम अगर टेस्ट है, ठीक है, आपने एक दफा बंदे से अगर टेस्ट लिया तो उसकी अगर 5 मार्क्स आए, दूसरे टेस्ट लेंगे अगर फिर भी 5 आ रहे हैं या 6-7 आ रहे हैं, तीसरी दफा ले रहे हैं तो भी यही कहीं राउंड अबाउट आ रहे हैं 4, 5, 6, 7, फिर तो आप लोग कहेंगे कि टेस्ट रिलायबल है। लेकिन पहले आपने टेस्ट लिया, ठीक है, टेस्ट लेने पे एक दफा आपने टेस्ट लिया 5 नंबर आए, दूसरी दफा आपने टेस्ट लिया बंदे के 40 नंबर आए, तीसरी दफा टेस्ट लिया 80 मार्क्स आए। इसका मतलब क्या है कि आइटम फिर रिलायबल नहीं है क्योंकि वो आपको सेम रिजल्ट्स नहीं दे रहा, कंसिस्टेंट रिजल्ट्स नहीं दे रहा। तो जब भी आइटम्स के दरमियान टेस्ट की जो कंसिस्टेंसी होती है ना, उसको हम लोग रिलायबिलिटी बोलते हैं। ओके, हम लोग बात करते हैं आइटम वैलिडिटी की। वैलिडिटी का मतलब होता है कि जो आइटम जिस चीज के लिए बनाया गया है अगर वो उसी चीज को मैयर कर रहा है, दैट इज अ वैलिडिटी। उसके बाद आइटम डिस्क्रिमिनेशन। इसका मतलब यह है कि आइटम्स एक दूसरे से सारे डिफरेंट होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए, ओवरलैप नहीं करने चाहिए। और दूसरी बात यह कि आइटम्स ऐसे होने चाहिए कि जो मुख्तलिफ लोगों के दरमियान में डिस्क्रिमिनेट भी करें। एक हाई इंटेलिजेंट बंदा एक लो इंटेलिजेंट बंदे के दरमियान में फर्क भी आपको बताएं। ये डिपेंड करता है कि किस किस्म का आप लोग टेस्ट ले रहे हैं, उसके ऊपर आप लोग आइटम्स की डिफिकल्टी लेवल भी रखते हैं। तो डिफिकल्टी लेवल भी आप लोगों ने आइटम एनालिसिस में फाइंड आउट करना होता है। जब आप लोग एक दफा आइटम एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बारे में आप लोग सारी कंसिडरेशंस बना लेते हैं, तो फिर आप लोग क्या करते हैं, ड्राफ्ट के अंदर रिविजन्स करते हैं। जहां पे चेंजिंग करने की जरूरत है वो चेंजिंग वगैरह करके आप लोग दूसरा ड्राफ्ट क्रिएट करते हैं। ये जो रिवाइज्ड वर्जन होता है, जो कि सेकेंड ड्राफ्ट होता है टेस्ट का, फिर आप लोग इसको एक नए सैंपल के ऊपर दोबारा से ट्राई आउट करते हैं। सैंपल से दोबारा आप लोग टेस्ट लेते हैं, फिर आप लोग रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं। फिर आप लोग ये देखते हैं कि अगर मजीद कहीं रिवीजन की जरूरत है तो आप लोग रिवीजन करते हैं, अदरवाइज आप लोग फिर उस टेस्ट को स्टैंडर्डाइज टेस्ट की तरह आप लोग जो है ना उसको इंप्लीमेंट करवा देते हैं। अब हम लोग इस सारे प्रोसेस को हम लोग स्टेप बाय स्टेप लेके हर स्टेप को हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले जो हमारा स्टेप होता है दैट इज अ टेस्ट कंसेप्चुअलाइजेशन। ठीक है,
टेस्ट डेवलपमेंट जो होता है ना, ये हमेशा आप टेस्ट क्यों डेवलप करते हैं? टेस्ट डेवलपमेंट हमेशा एक नतीजा होता है कि जो टेस्ट डेवलपर्स होते हैं, टेस्ट को बनाने वाले लोग होते हैं, उनके माइंड में एक आइडिया आता है कि हमने किसी पर्टिकुलर कंस्ट्रक्ट के बारे में, पर्टिकुलर फील्ड के बारे में, किसी भी पर्टिकुलर चीज को मेजर करने के लिए हमने एक टूल डेवलप करना है, ठीक है। तो वो आपके माइंड में जो सोच आती है, उसके बाद आप लोग फिर टेस्ट बनाते हैं, तो वो जो एक सोच आती है उसी को हम लोग टेस्ट कंसेप्चुअलाइजेशन कहते हैं। ये आप लोगों को एक स्टिमुलस मिलता है टेस्ट को डेवलप करने का किसी भी चीज के बारे में। अब ये फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी है कि ऑलरेडी अगर कोई टेस्ट पड़ा हुआ था, आपने उसको स्टडी किया, ठीक है, आपने ये देखा कि मैं अगर इसके ऊपर थोड़ा सा और काम करूँ ना तो मैं इस टेस्ट को बेटर बना सकती हूँ या मैं इस टेस्ट को बेटर बना सकता हूँ, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि आप नए सिरे से उस टेस्ट को रिवाइज करके दोबारा से उस टेस्ट बनाने की कोशिश करेंगे। एक तो ये हो गया टेस्ट कंसेप्चुअलाइजेशन, आपको ये आया कि लिटरेचर आपने देखा, आपने ये कहा कि मुझे यहाँ पे इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। या कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपकी सोसाइटी में इर्द गिर्द कोई नया बिहेवियर आ जाता है, कोई नया आप लोगों को सोशल फिनोमेना देखने को मिलता है। तो जब भी कोई प्रोमिनेंट और नई चीज आपके सामने आती है तो आप ये कहते हैं कि इस चीज के लिए अब नया टेस्ट होना चाहिए, ठीक है, नया टेस्ट डेवलप होना चाहिए। तो इस जरूरत की बेस पे भी आप लोग टेस्ट कंसेप्चुअलाइजेशन आप लोगों के माइंड में आती है, ठीक है। तो ये दो तरह से आ गई हमारे पास टेस्ट कंसेप्चुअलाइजेशन। अच्छा, इसके अलावा कोई भी नया टेस्ट डेवलप करने के ये जो आप लोगों को स्टिमुलस मिलता है, इससे हट के बहुत सारे क्वेश्चंस भी होते हैं जो कि फौरन किसी भी टेस्ट डेवलपर के माइंड में आते हैं, ये उसको लाने चाहिए। अब वो क्वेश्चंस ये हो सकते हैं कि व्हाट इज द टेस्ट डिजाइन टू मेजर, कि क्या चीज मेजर करने के लिए आपने टेस्ट बनाना है, टेस्ट जो आप लोग डेवलप करेंगे उसका मेन मकसद क्या होगा, अच्छा इस टेस्ट की जरूरत है या नहीं है। उसके बाद आप लोग ये भी देखेंगे कि टेस्ट जो मैं बनाऊंगा उसका सैंपल कौन होगा, ठीक है। उसके बाद टेस्ट के अंदर मैंने कंटेंट कौन सा डालना है, टेस्ट को एडमिनिस्टर करने का प्रोसीजर क्या होगा, टेस्ट का एक आइडियल मैंने फॉर्मेट कौन सा रखना है, और भी जो है ना व्हाट शुड मोर देन वन फॉर्म्स ऑफ टेस्ट बी डेवलप, यानी कि मैं जो टेस्ट बना रहा हूँ इसकी एक से ज्यादा मैंने एग्जाम बनानी है या एक ही बनानी है। उसके बाद आपने ये भी देखनी है कि जब मैंने ये टेस्ट इंप्लीमेंट करवाना है, लोगों से जब मैंने लेना है, तो इसको एडमिनिस्टर कराने के लिए और इसको इंटरप्रेट करवाने के लिए मुझे किसी स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत होगी या नहीं होगी। उसके बाद व्हाट टाइप ऑफ रिस्पॉन्सेज विल बी रिक्वायर्ड बाय टेस्ट टेकर्स, जब मैं किसी से टेस्ट लूंगा तो किस तरह के रिस्पॉन्सेज वो मुझे मिल सकते हैं, किस तरह के रिस्पॉन्सेज मुझे चाहिए, ठीक है। और ये जो मैं टेस्ट जो मैं एडमिनिस्टर करवाऊंगा, जब टेस्ट मैं करवाऊंगा, इसको मुनज़्ज़म करवाऊंगा, तो उससे बेनिफिट क्या क्या होंगे। टेस्ट एडमिनिस्टर करवाने से टेस्ट टेकर्स जो होते हैं उनको किसी किस्म के हार्म का, किसी किस्म के नुकसान का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। और उसके बाद ये भी आप लोग ये देखते हैं कि हाउ विल मीनिंग बी एट्रीब्यूटेड टू स्कोर्स ऑन टेस्ट, यानी कि टेस्ट के ऊपर जो हमें जो स्कोर्स मिलेंगे हम लोग उसको मीनिंग कैसे असाइन करेंगे, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस हम लोग उसका कैसे करेंगे। और सबसे जो आखिरी क्वेश्चन आपने ये देखना है कि आपने नॉर्म रेफरेंस टेस्ट बनाना है या आपने क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट बनाना है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में होते हैं। मुख्तलिफ किस्म की अप्रोचेज होती हैं, मुख्तलिफ किस्म के तरीके होते हैं टेस्ट को डेवलप करने के। ये डिपेंड करते हैं कि आप लोग क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट बना रहे हैं या नॉर्म रेफरेंस टेस्ट बना रहे हैं। एक अच्छा जो आइटम होता है ना नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग नॉर्म रेफरेंस अचीवमेंट टेस्ट बना रहे हैं, आपने ये देखना है कि लोगों का एक अचीवमेंट लेवल आप लोग टेस्ट करने के लिए अगर आप लोग कोई टेस्ट बना रहे हैं तो उस टेस्ट के अंदर जितने भी आइटम्स हैं उन आइटम्स को अगर तो हाई स्कोरर बंदा उनको ठीक तरीके से हल कर रहा है लेकिन लो स्कोरर बंदा उसको गलत हल कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके आइटम्स अच्छे हैं, ठीक है। यानी कि अगर हाई स्कोरर बंदा उसको ठीक नहीं हल कर पा रहा, लो स्कोरर भी ठीक नहीं हल कर पा रहा, इसका मतलब क्या है कि आपका आइटम अच्छा नहीं है। या हाई स्कोरर बंदा भी सारा ठीक हल कर रहा है, एक लो स्कोरर बंदा भी सारा ठीक हल कर रहा है, तो भी आप लोगों का आइटम जो है वो अच्छा नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा ईजी है। तो हमेशा आपने ऐसा आइटम रखना है कि जो हाई स्कोरर जो बहुत इंटेलिजेंट बंदे होते हैं उनके लिए वो करना आसान हो, जो जिनका मेंटल लेवल थोड़ा कम होता है, जो लेस इंटेलिजेंट होते हैं उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने ये भी देखना होता है कि वेयर एज डेवलपमेंट ऑफ क्राइटेरियन ओरिएंटेड टेस्ट और टेक्निक इंटेल्स पायलट वर्क, यानी कि जब भी आप लोग क्राइटेरियन ओरिएंटेड टेस्ट जब आप लोग कर रहे होते हैं ना, या आप लोग टेस्ट को डेवलप कर रहे होते हैं हमेशा, तो आप लोग पायलट वर्क करते हैं। पायलट वर्क करते हैं कि आप लोग दो ग्रुप बना लेते हैं टेस्ट टेकर्स के। एक ग्रुप वो होता है कि जिसका जो किसी भी नॉलेज या स्किल में, पहले हम लोगों ने ये बात की ना कि नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में कैसे आप लोगों को पता चलेगा कि गुड आइटम है या नहीं है। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि जो क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट होता है, डोमेन रेफरेंस टेस्ट होता है, उसको आपने कैसे देखना है कि वो अच्छे आइटम्स हैं या नहीं है। इसके लिए आपने क्या करना है, आप लोगों ने दो ग्रुप्स बना लेने हैं। एक ग्रुप में आप लोगों ने वो बंदे रखने हैं जिनका नॉलेज के बारे में मास्टर होंगे सही,
और एक आप लोगों ने वो ग्रुप रखना है जो कि किसी भी स्किल या नॉलेज के बारे में मास्टर नहीं होंगे, ठीक है। तो आइटम्स वही बेस्ट होंगे जो इन दोनों ग्रुप्स के दरमियान में डिस्क्रिमिनेट करेंगे, यानी कि जिनका मास्टर लेवल ज्यादा था उन्होंने आपका टेस्ट अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया, जिनका मास्टर लेवल कम था उन्होंने अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं किया, तो तब आप लोग कहेंगे कि आपके आइटम्स गुड है, ठीक है। तो ये तरीका होता है, आप लोगों ने यहाँ पे डिफरेंस हमेशा याद रखना है कि नॉन रेफरेंस टेस्ट का आप लोगों ने गुड आइटम का पता कैसे चलाना है, और क्राइटेरिया या जो डोमेन रेफरेंस टेस्ट होते हैं आप लोगों ने उसके आइटम्स का पता कैसे चलाना है। आगे हम लोग चलते हैं पायलट वर्क की हम लोग बात करते हैं। टेस्ट डेवलपमेंट के अंदर सबसे पहले आप लोग पायलट स्टडी करते हैं। पायलट स्टडी का मतलब होता है कि जो आप लोग टेस्ट बनाना चाह रहे हैं उसके बारे में आप लोग सारी रिसर्च करके पहले एक प्रोटोटाइप बनाते हैं, एक ढांचा बनाते हैं। टेस्ट आइटम्स जो होते हैं ना वो आप लोग टेस्ट आइटम्स में भी पायलट स्टडी टू इवेल्युएट वेदर दे शुड बी इंक्लूडेड इन द फाइनल फॉर्म ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। पायलट वर्क जो आप लोग ये सारा करते हैं ना, यानी कि ये जो सारा एक तरीका होता है रिवीजन का, उसके बाद एक्सेस करना, पायलट आइटम्स को चेंज करना, ये आप लोग क्यों करते हैं? ये आप लोग इसीलिए करते हैं कि कुछ आइटम्स जब आप लोग टेस्ट आइटम्स एक दफा बना लेते हैं तो फिर आप लोग पायलट वर्क करते हैं, रिसर्च करते हैं, बार बार टेस्ट करते हैं, ये देखने के लिए कि आपका जो फाइनल फॉर्म होगी टेस्ट की उसके अंदर आइटम्स कौन से हैं जिनको इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है। इसलिए आप लोग पायलट वर्क करते हैं। पायलट वर्क के अंदर जो टेस्ट डेवलपर्स होते हैं उनकी यही कोशिश होती है कि हाउ टू बेस्ट मेजर द टारगेटेड कंस्ट्रक्ट, यानी कि मैं कैसे कोई भी जो आपने टेस्ट जिस फील्ड में लेना है मैं बेस्ट तरीके से मैं कैसे उसको मेजर कर सकता हूँ। मैं किसी भी क्राइटेरिया को अगर आप लोगों ने मेजर करना है तो कैसे बेस्ट तरीके से आप लोग उसको मेजर कर सकते हैं। इसमें प्रोसेस में सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं, क्रिएशन करते हैं, यानी कि टेस्ट को बनाना, फिर आप लोग उसको रिवाइज करते हैं, फिर उसमें से कुछ टेस्ट आइटम्स को आप लोग डिलीट करते हैं। एक दफा जब पायलट वर्क आप लोगों का कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पे आप लोगों का फिर टेस्ट कंस्ट्रक्शन बिगेन हो जाता है, यानी कि शुरू हो जाता है। यानी कि पहले आप लोगों ने एक टेस्ट पूरा आप लोगों ने बनाया होता है, टेस्ट के आइटम्स आप लोगों ने बहुत सारे बनाए होते हैं, क्रिएट किए होते हैं, उसको आप लोग फिर रिवाइज करते हैं, यानी कि लोगों से आप लोग देखेंगे, आप लोग खुद उसका एनालिसिस करके देखेंगे कौन से आइटम्स अच्छे हैं कौन से बुरे हैं, उसके बाद आप उसमें से कुछ जो है ना वो रिवाइज करेंगे, चेंज करेंगे, डिलीट करेंगे। जब आप लोग ये सारा काम कर लेंगे, आप लोगों के पास अब अच्छे आइटम्स बन गए हैं, फिर आप लोग टेस्ट कंस्ट्रक्शन की तरफ आएंगे जहाँ पे आप लोग टेस्ट को बनाना शुरू करते हैं। लेकिन फ्यूचर में भी पायलट रिसर्च की जरूरत पड़ जाती है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ऐसा भी होता है कि जो मुख्तलिफ किस्म की टेस्ट होती हैं उनको वक्त के साथ साथ अपडेट और रिवाइज करने की जरूरत होती है, ठीक है। तो जब भी किसी टेस्ट को अपडेट और रिवाइज करना हो तो उसके लिए फिर से पायलट जो है ना रिसर्च वो फिर करनी पड़ती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं तो हम लोग अब टेस्ट कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्केलिंग क्या होता है। स्केलिंग को आप लोग डिफाइन ऐसे करते हैं कि वो प्रोसेस जिसमें आप लोग मुख्तलिफ किस्म के रूल्स सेट कर लेते हैं कि मैंने मेजरमेंट्स को ऐसे ऐसे जो है ना वो नंबर्स असाइन करने हैं, ठीक है। यानी कि जो आप लोगों ने मेजरमेंट की होती है, अगर वो यस और नो या इस तरह की यानी कि वर्ड्स की फॉर्म में जो भी आप लोगों की होती है मेजरमेंट, उसको आप लोग आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन जब आप उनको नंबर्स असाइन कर देते हैं ना तो आप लोग उन नंबर्स को आसानी से आपस में एनालाइज कर सकते हैं। नंबर्स को आपस में कंपेयर करना वो भी आसान हो जाता है। नंबर्स की बेसिस पे आप लोग किसी भी चीज का जो है ना वो अंदाजा और रिजल्ट वो आप लोग आसानी से लगा सकते हैं। दूसरे लफ्जों में हम ये भी कह सकते हैं कि स्केलिंग जो होता है ना वो प्रोसेस होता है जिसमें वैल्यूज आप लोग असाइन करते हैं मुख्तलिफ अपनी मेजरमेंट्स को, नंबर्स आप लोग असाइन करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब स्केल्स जो आप लोग बनाते हैं ना, स्केलिंग जो करते हैं कि जो स्केल्स बनाते हैं वो अब डिफरेंट होते हैं। मुख्तलिफ किस्म के टाइप की स्केल होते हैं, 4 किस्म के टाइप की स्केल होते हैं। एक होते हैं नॉमिनल स्केल्स। नॉमिनल स्केल्स होते हैं फॉर एग्जांपल जहाँ पे आंसर जो है ना अगले बंदे ने जस्ट फॉर एग्जांपल यस और नो में देना हो, या यूं हो कि आपने उनसे पूछा कि मेल हो या फीमेल हो, तो वो नेम की फॉर्म में जो है ना वो लिख देगा जस्ट कि मैं मेल हूं या मैं फीमेल हूं। या आप लोगों ने क्या किया कि आप लोग नेम जब आप लोग पूछते हैं तो वहां पे जस्ट वहां पे नेम लिख दिया जाता है। मतलब ये वो होता है जहाँ पे नंबर नहीं अगले बंदा बताता, वो नेम्स की फॉर्म में या जो ऑप्शंस होते हैं ना वो चूज करके बताता है। उसके बाद ऑर्डिनल स्केल होते हैं। ऑर्डिनल स्केल वो होते हैं कि जिसमें आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग फ्रीक्वेंसी को फॉर एग्जांपल अब आप लोगों के पास अगर आंसर्स होते हैं ना, आप लोग उसमें काउंट करके ये देख लेंगे कि इतने इसमें मेल है, इतने इसमें फीमेल है, ठीक है। यानी कि जो फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि जो तादाद होती है किसी भी चीज की किसी भी टेस्ट के अंदर, वो आप लोग मेजर करते हैं, दैट इज अ ऑर्डिनल स्केल होता है, ठीक है। उसके बाद इंटरवल और जो रेशो स्केल्स होते हैं ना, ये हम लोग ज्यादातर अपनी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में यूज करते हैं। ये रेशो स्केल्स होती हैं जिनकी बेस पे आप लोग दो जो है ना आपस में कंपैरिजन कर लेते हैं रिजल्ट्स का आपस में मुख्तलिफ, और कि ये जो चीज है ना एज कम्पेयर टू दूसरी चीजों के मुकाबले में इसकी रेशो इतनी है, ये वाली चीज इतनी है, तो ये वाले जो होते हैं ना वो रेशो स्केल्स होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये भी देखते हैं स्केल्स की मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं। एक होते हैं एज स्केल, यानी कि वो स्केल जहाँ पे आपने टेस्ट टेकर की परफॉर्मेंस को आपने यानी कि जब आप लोग टेस्ट लेते हैं तो आप लोग उसकी परफॉर्मेंस को एज की टर्म्स में देखने की कोशिश करते हैं ना, तो वो होती है एज स्केल। यहाँ पे आप लोगों का मेन मकसद यही होता है कि एज के हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस कितनी है, ठीक है। उसके बाद एक होता है ग्रेड स्केल। ग्रेड स्केल ये होता है कि जब आप लोग किसी से टेस्ट आप लोग करवा रहे होते हैं ना,
उसमें आप लोगों का मेन जो आप लोगों का इंटरेस्ट होता है ना वो होता है ग्रेड्स, कि ये बंदा मार्क्स कितने लेगा, ये बंदा ग्रेड्स कितने लेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक होता है स्टेनाइन स्केल, यानी कि अगर जो सारे जितने भी रॉ स्कोर्स होते हैं टेस्ट के ऊपर आप लोग उनको एक स्कोर्स में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं ना, तो आप लोग ऐसे स्कोर्स में ट्रांसफॉर्म करेंगे कि ये स्कोर 1 से लेके 9 के दरमियान आना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बंदे ने फुल मार्क्स लिए तो 9 होगा, ठीक है। अगर किसी बंदे ने कम लिए हैं थोड़े से तो वो 8, आप लोग उसको जो है वो रेंज में जो है वो 8 स्केल पे रहते हैं। तो ये स्टेनाइन स्केल होता है जिसमें आप लोग रेंज जो है ना 1 to 9 तक आप लोग बना लेते हैं। हम लोग पहले स्टेनाइन स्केल को हम लोग पहले स्टडी भी कर चुके हैं। आगे हम लोग चलते हैं, स्केलिंग मेथड्स हम लोग देखते हैं, यानी कि ये जो स्केल आप लोग बनाते हैं इसमें मुख्तलिफ मेथड्स भी होते हैं। सबसे पहले एक होता है लिकर्ट स्केल। लिकर्ट स्केल को आप लोग यूज करते हैं यूज टू स्केल एटीट्यूड्स, यानी कि लोगों का एटीट्यूड क्या है किसी चीज के बारे में, एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, अप्रूव करते हैं, डिसअप्रूव करते हैं, ये जो चीज होती है ये चीज देखने के लिए आप लोग लिकर्ट स्केल यूज करते हैं। लिकर्ट स्केल को बनाना एक तो बहुत ज्यादा इजी होता है, और हर जो भी आइटम होता है ना उसमें क्या होता है कि हर आइटम के आगे आप लोग टेस्ट टेकर के सामने 5 रिस्पॉन्स जो है ना वो लिख देते हैं, एग्री, डिसएग्री, ठीक है। या ये आप लोग कर लेते हैं कि पहले एग्री हो गया, उसके बाद मॉडरेटली एग्री, उसके बाद न्यूट्रल, ठीक है, उसके बाद मॉडरेटली डिसएग्री, और उसके बाद जो है ना फिर डिसएग्री, ठीक है। ये इस तरह के जो है ना आप लोग 1 से लेके 5 तक आप लोग ऑप्शंस दे देते हैं, तो वो आगे से बंदे ने जो है ना उसमें से कोई एक चूज करना होता है, ठीक है। ये होता है लिकर्ट स्केल। उसके बाद एक और स्केलिंग मेथड होता है, वो होता है मेथड ऑफ पेयर्ड कंपैरिजंस। इसमें जो होता है टेस्ट टेकर्स को किसी भी चीज के बारे में उसको कहा जाता है 2 पेयर्स दे दिए जाते हैं, ठीक है, कि तुमने इसमें से जो है ना वो कंपैरिजन करके तुमने ये देखना है कि कौन सी चीज तुम्हें ज्यादा अच्छी लग रही है, कौन सी चीज तुम्हें ज्यादा बेस्ट जो है ना वो सूट कर रही है, कौन सा जो ऑप्शन है ना तुम्हें ज्यादा अच्छा लग रहा है, तुमने वो चूज करना है, ठीक है। तो वो उन 2 ऑप्शंस में से 2 पेयर्स में से कोई एक चीज जो है ना जो उसको बेहतर जो सूट कर रही होगी वो चूज करेगा, ठीक है। For each pair of the option, the test taker would receive a higher score if they selected the option that was considered more justifiable by the majority of a group of judges. यानी कि जो जजेस जो कि टेस्ट को इंटरप्रेट कर रहे होते हैं उनके माइंड में पहले से होता है कि अगर जो बंदे इस ऑप्शन को अगर चूज करेंगे तो वो ज्यादा जस्टिफिएबल, वो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो जिस बंदे ने वो वाला ऑप्शन ज्यादा चूज किया हुआ होगा जिन बंदों ने, तो वो फिर उनका जो आंसर है ना वो ज्यादा अच्छा माना जाएगा। मतलब इस तरह से ये होता है कि पेयर की फॉर्म में जो है ना कंपैरिजन करवाए जाते हैं। तीसरा जो एक स्केलिंग का मेथड होता है ना वो होता है सॉर्टिंग टास्क, ठीक है। ये एक वे होता है कि इसमें ऑर्डिनल इंफॉर्मेशन जो है ना उसको ड्राइव किया जाता है स्केलिंग सिस्टम्स के थ्रू। अच्छा, इन अप्रोचेज में क्या होता है कि लोगों के सामने प्रिंटिंग कार्ड्स या ड्राइंग्स या फोटोग्राफ्स या मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें या मुख्तलिफ किस्म के दूसरे जो स्टिमुलाई होते हैं वो दे दिए जाते हैं, टेस्ट टेकर्स के सामने वो रखे जाते हैं, उनको कहा जाता है कि इसको आप लोग इवेल्युएट करें, ठीक है। और ये जो सॉर्टिंग का जो मेथड होता है इसमें क्या होता है, कंपैरेटिव स्केलिंग entails judgment of stimulus in comparison with every other stimulus on the scale। इसमें जो भी इंसान जो होता है उसने जो भी उसकी हम लोग जजमेंट करते हैं उसके बारे में, ठीक है, वो हम लोग जजमेंट करते हैं किसी दूसरे स्केल का जो स्टिमुलस होता है उसके साथ। मतलब 2 स्केल्स का आपस में हम लोग कंपैरिजन करके हम लोग उस बेस पे हम लोग जजमेंट्स और हम लोग उस बेस पे जो है ना वो रिजल्ट्स बनाते हैं। मेन इसमें बात यही कि सॉर्टिंग टास्क में आप लोग पिक्चर्स और ऑब्जेक्ट्स वगैरह आप लोग दे देते हैं, हम लोग कहते हैं कि इसको आप लोग सॉर्ट करें, ठीक है। उसके बाद एक होता है कैटेगोरिकल स्केलिंग, एक अनदर स्केलिंग होती है, ये भी सॉर्टिंग के ऊपर ही रिलाई करती है। इसमें क्या होता है कि स्टिमुलाई को 2 या 2 से ज्यादा कैटेगरीज दे दी जाती हैं, ठीक है, और 1 of the 2 और मोर, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा कैटेगरीज दी जाती हैं और उसको कहा जाता है कि तुम जो है ना इन कैटेगरीज में से तुम जो है ना वो टिक करो कि कौन कौन सी जो है ना वो तुम्हें ज्यादा जो है ना वो अच्छी लग रही है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को दे देते हैं कि फलां पॉलिटिशियन के अंदर ये क्वालिटीज है, नीचे आप लोग मुख्तलिफ किस्म की एक जो है ना वो कैटेगरीज लिख देते हैं, तो अगले बंदे ने क्या करना होता है कि उन कैटेगरीज में से कोई एक जो है ना या जो भी जो है ना उसने चूज करनी होती है, तो वो एक कैटेगोरिकल स्केलिंग में आ जाती है। जैसे ये MCQs भी होते हैं ना वो भी इसी कैटेगरी के अंदर ही तकरीबन फॉल करते हैं। उसके बाद और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं ऑर्डिनल डेटा निकालने के। एक मेथड होता है इक्वल अपीयरिंग इंटरवल्स, ये सबसे पहले डिस्क्राइब किया था थर्स्टॉन ने। MCQs के लिए आप लोग ये याद कर लें कि इक्वल अपीयरिंग इंटरवल थर्स्टॉन ने किया था। इसमें क्या होता है कि आप लोग एक इंटरवल्स बना लेते हैं ना कि इस नंबर से लेके इस नंबर के दरमियान अगर जिस बंदे की अगर आ गया अगर मार्क्स आ गए तो उसका जो है ना वो ये ग्रेड होगा। जैसे हमारा यूनिवर्सिटी का होता है ना, इसमें जो GPA असाइन किया जाता है उसमें भी ऐसे ही होता है कि फलां बच्चे की अगर 85 से लेके और अगर फॉर एग्जाम्पल 90 से लेके अगर तो 100% तक जिस बच्चे के रिजल्ट होंगे तो उसको 4/4 GPA असाइन किया जाएगा। इस तरह से ये जो होता है ना ये इक्वल अपीयरिंग इंटरवल्स वाला ये वाला स्केल होता है, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग अब चलते हैं। ये तो हम लोगों ने स्केलिंग की बात कर ली कि आप लोग स्केलिंग आप लोगों ने कैसे सारी बनानी होती है और स्केल्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं राइटिंग आइटम्स। टेस्ट कंस्ट्रक्शन का ये जो प्रोसेस होता है इसमें आपने आइडियाज जो है ना आपके होते हैं स्पेशली आइटम राइटिंग के हवाले से, ठीक है, कि आपने आइटम्स लिखने होते हैं। 3 तरह की जो है ना सोच आपके माइंड में पहले होनी चाहिए। एक तो ये कि आपके आइटम्स
कंटेंट की कौन सी रेंज को कवर करें, यानी कि आपके आइटम्स ने आपने जो आइटम्स बनाने हैं वो किस चीज़ के बारे में होने चाहिए, किस रेंज के अंदर होने चाहिए। उसके बाद ये भी आप लोगों ने देखना होता है कि विच ऑफ मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स फॉर्मेट शुड बी एम्प्लॉयड, यानी कि आइटम्स फॉर्मेट जितने भी हैं उनमें से मैंने किन मुख्तलिफ किस्म की फॉर्मेट्स को मैंने चूज करना है, उसके मुताबिक मैंने आइटम्स लिखने हैं। और उसके बाद आपने ये भी अपने माइंड में रखनी होती है कि मैंने कितने आइटम्स मुझे लिखने चाहिए। ठीक है, जब भी आप लोग एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट आप लोग डेवलप कर लेते हैं, जो कि फॉर एग्जांपल मल्टीपल चॉइस रिस्पांस फॉर्मेट होता है उनका, जैसे एमसीक्यूज होते हैं ना, वो मल्टीपल चॉइस रिस्पांस फॉर्मेट होता है। तो ऐसे जो टेस्ट होते हैं इनके लिए आप लोगों को एडवाइस यही होती है कि आप लोग जो पहला ड्राफ्ट बनाए ना, उसमें आप लोग डबल आइटम डालें जितने आप लोगों को फाइनल वर्जन में चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों को फाइनल वर्जन में 20 आइटम्स चाहिए, तो जो आप लोगों ने पहला अगर आप लोगों ने ड्राफ्ट बनाना है आप लोग उसमें 40 रखें। ठीक है, उससे फिर ये होगा कि सैम्पलिंग जब आप लोग करते हैं ना, सैम्पलिंग प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर, यानी कि जब आप लोग सैंपल के ऊपर अपने टेस्ट जो है आप लोग ट्राई आउट करते हैं तो आप लोग चेक करते हैं उसकी वैलिडिटी, रिलायबिलिटी वगैरह, तो उसमें से बहुत सारे आइटम्स आप लोगों ने निकालने होते हैं। ठीक है, तो वो सारे निकालने के बाद आप लोगों को जो फाइनल वर्जन होता है ना, उसमें आपका जो कंटेंट जो है ना वो वैलिड होता है। तो अगर आप लोग शुरू में ही अगर उतने आइटम रख लेंगे जितने आप लोगों को चाहिए, तो टेस्ट करने के बाद उसमें से जब निकालेंगे तो पीछे रह क्या जाएगा। ठीक है, क्योंकि हाफ जो आइटम्स होते हैं ना वो हमेशा टेस्ट, जब आप लोग सैंपल के ऊपर जब आप लोग टेस्ट लेते हैं तो आधे आइटम्स तो वहां से एलिमिनेट हो जाते हैं। तो इसलिए टेस्ट डेवलपर को ये बात माइंड में रखनी चाहिए कि मेरा जो फाइनल वर्जन है ना, वो फाइनल वर्जन ऑफ द टेस्ट शुड सैंपल द डोमेन, यानी कि आप लोगों का फाइनल वर्जन आप लोगों के माइंड में होना चाहिए, उसके मुताबिक ही आप लोग जो है ना वो एक टेस्ट का जो है ना वो आप लोग सैंपल बनाना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद है टेस्ट डेवलपर मे राइट अ लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स फ्रॉम पर्सनल। अच्छा, टेस्ट आइटम्स जो आप लोगों ने लिखने हैं, ये आप लोगों ने लिखने कैसे हैं? कोई भी इंसान ज्यादातर आइटम्स अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी लिख सकता है, मुख्तलिफ किस्म के एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे भी हेल्प लेके आइटम राइटिंग कर सकता है, और एक्सपर्ट्स के अलावा मुख्तलिफ किस्म के और जो आइटम राइटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकता है कि जिस सैंपल को आप लोग स्टडी कर रहे हैं, जिस पॉपुलेशन से आप लोग स्टडी कर रहे हैं, आप लोग उनसे भी पूछ सकते हैं, उनसे भी आप लोग मशवरा करके तो भी आप लोग आइटम जो है वो लिख सकते हैं। उसके बाद लिटरेचर जो पहले से सर्चेज मौजूद है, रिसर्च वगैरह, उनको आप लोग देख सकते हैं, वहां से भी आप लोग आइटम राइटिंग कर सकते हैं देख के। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना होता है, मेन जो कंसिडरेशन होती है ना वेरिएबल्स के बारे में, जैसे टेस्ट का पर्पस और कितने एग्जामिनीज होंगे जिनको आपने टेस्ट करना है एक ही टाइम में, ये भी चीजें आप लोगों ने माइंड में रखनी है और उसके मुताबिक आपने टेस्ट का फॉर्मेट बनाना है। एक अच्छा जो रिस्पांस फॉर्मेट होता है ना किसी भी टेस्ट के लिए, वो होता है जिसमें विच द पार्टिसिपेंट हैव मैनी चॉइस ऑफ आंसर। अच्छा रिस्पांस फॉर्मेट वही होता है जिसमें पार्टिसिपेंट के सामने बहुत सारी चॉइसेस होती हैं और उस चॉइसेस के अंदर से उसने कोई आंसर ढूंढना होता है। इसको हम लोग कहते हैं सिलेक्टेड रिस्पांस फॉर्मेट, जैसे आप लोगों के एमसीक्यूज होते हैं, ये सबसे अच्छा एक रिस्पांस फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो ये एक बात आप लोगों ने माइंड में रखनी होती है कि जो भी आप लोग टेस्ट ले रहे हैं उसमें आप लोगों ने दो बातें माइंड में रखनी होती हैं अपने फॉर्मेट बनाने के लिए। ये एक तो ये कि आप लोगों के टेस्ट का पर्पस क्या है, और दूसरा आप लोगों ने कितने एग्जामिनी से टेस्ट लेना है एट अ टाइम। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं आइटम फॉर्मेट्स की। अगर हम लोग बात करें तो दो तरह के फॉर्मेट्स होते हैं, सिलेक्टेड रिस्पांस फॉर्मेट और दूसरा होता है कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस फॉर्मेट। सिलेक्टेड रिस्पांस फॉर्मेट क्या होता है, ये फॉर्मेट की वो टाइप होती है जिसमें एग्जामिनी को आप लोग, यानी कि जिस बंदे से आप लोगों ने टेस्ट करवाना होता है ना, उसके सामने क्वेश्चंस आप लोग इस तरह के रखते हैं कि जिसके मुख्तलिफ किस्म के आंसर्स होते हैं। ठीक है, आंसर्स में चॉइस होती है और उसने उसमें से कोई एक जो है ना वो आंसर चूज करना होता है। ये मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि आप लोगों के जो एमसीक्यूज होते हैं वो भी आ जाते हैं सिलेक्टेड रिस्पांस फॉर्मेट में। मैच द कॉलम्स और उसके बाद जो ट्रू फॉल्स होते हैं, ठीक है, ये भी जो है ना ये सिलेक्टेड रिस्पांस फॉर्मेट में आ जाते हैं ये सारे। उसके बाद जो दूसरा जो मेथड होता है दैट इज अ कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस फॉर्मेट। इसमें क्या होता है कि आप लोग एग्जामिनी को आंसर नहीं देते कि इसमें से सिलेक्ट करना है, बल्कि आप लोग उसको स्टेटमेंट देते हैं, आप लोग कहते हैं कि तुमने अपनी वर्डिंग में करेक्ट आंसर बताना है। ठीक है, आपने एग्जामिनी को ये कहना होता है कि सिलेक्ट नहीं करना बल्कि करेक्ट आंसर तुमने खुद से क्रिएट करना है। तीन तरह के कंस्ट्रक्टेड आइटम्स फॉर्मेट्स होते हैं, एक होता है कंप्लीशन आइटम, एक होता है शॉर्ट आंसर और एक होता है ऐसे। कंप्लीशन आइटम में क्या होता है कि आप लोग सेंटेंस या छोटे से एक दो तीन लफ्ज आप लोग लिख देते हैं और आगे आप लोग ब्लैंक खाली छोड़ देते हैं, जैसे RISB के टेस्ट में होता है, उसमें बंदे ने खुद फिलिंग द ब्लैंक्स अपने ही लफ्जों से जो है ना वो फिल करनी होती है। ये होता है कंस्ट्रक्टेड, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन कर रहा है अपनी वर्डिंग से, दैट इज अ कंप्लीशन आइटम। उसके बाद जो दूसरी टाइप होती है कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस फॉर्मेट की, वो होती है गुड शॉर्ट आंसर आइटम। इसमें ये होता है कि आपने एक क्लियर सी स्टेटमेंट दे देनी होती है अपने टेस्ट टेकर को, आपने कहना होता है कि तुम थोड़े से लफ्जों में जो है ना इसको ब्रीफली इसको आंसर दो इस चीज का। ठीक है, दैट इज अ शॉर्ट आंसर। उसके बाद एक ऐसे टाइप आंसर फॉर्मेट होता है, इसमें आप लोग सिर्फ एक टॉपिक बता देते हैं
और आप लोग कहते हैं कि तुमने इस टॉपिक के बारे में, इस चीज़ के बारे में डिटेल में इस चीज़ को तुमने डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो ये होता है ऐसे टाइप फॉर्मेट, जो कि TAT में भी यही यूज होता है, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट जो होता है, जिसमें आप लोग पिक्चर्स प्रोवाइड कर देते हो, तो एग्जामिनर उस पिक्चर देख के खुद ही जो है ना वो स्टोरी लिखनी होती है, ठीक है। तो ये वाले फॉर्मेट्स होते हैं। आगे हम लोग चलते हैं स्कोरिंग आइटम्स, यानी कि जब आप लोग ले लेते हैं तो आपने जो उसको स्कोर्स असाइन करने होते हैं, जो आप लोगों ने कैलकुलेशंस करनी होती हैं, वो आप लोग कैसे करते हैं। इसके लिए भी मुख्तलिफ मॉडल्स होते हैं, 3 तरह के मॉडल्स होते हैं। सबसे पहले हमारा मॉडल है कॉमुलेटिव मॉडल। कॉमुलेटिव मॉडल का मतलब ये होता है इस मॉडल में कि आप लोग ये देखते हैं कि इंसान ने जो टेस्ट के अंदर जितने भी आइटम, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको आप लोग पहले मार्क्स दे देते हैं सबके, ठीक है। और उसमें से जो ठीक होते हैं ना, जो आंसर्स ठीक होते हैं, आप लोग उसको गिन लेते हैं, ठीक है, और उसको आप लोग आपस में प्लस कर लेते हैं। तो दैट इज आप कम्युलेटिव मॉडल। जैसे किसी बंदे ने MCQs अगर उसने सॉल्व किए हैं ना, तो उसमें उसके MCQs जितने ठीक होंगे आप लोग उसको काउंट करके तो आप लोग स्कोरिंग कर लेंगे। ये होता है कम्युलेटिव मॉडल। उसके बाद एक होता है क्लास मॉडल। क्लास मॉडल में ये होता है कि जिसमें जो टेस्ट टेकर होता है उसने रिस्पॉन्सेज अर्न क्रेडिट टुवर्ड प्लेसमेंट इन अ पर्टिकुलर क्लास और कैटेगरी विद अदर टेस्ट टेकर्स whose पैटर्न ऑफ स्कोरिंग इज प्रीज्यूमेबली सिमिलर इन सम वे। यानी कि 2 आपने ग्रुप बनाए थे टेस्ट टेकर्स के, तो एक जो टेस्ट टेकर का जो वैसी उनकी जैसी स्कोरिंग का एक पैटर्न होता है ना, आप लोग उन्हीं स्कोरिंग के पैटर्न के मुताबिक ही स्कोरिंग करते हैं। यानी कि एक स्कोरिंग पैटर्न आप लोगों को बता दिया जाता है, कैटेगरीज आप लोगों को जैसे एक फॉर एग्जांपल की बता दी जाती हैं, ठीक है। आप लोगों को पहले से आप लोगों के पास वो मौजूद होती हैं कि बंदे का ये आंसर होगा तो हमने इतने मार्क्स देने हैं, बंदे का ये आंसर होगा तो इतने मार्क्स देने हैं। दैट इज अ क्लास मॉडल। आप लोग उन पहले से सेट किए हुए स्टैंडर्ड्स के मुताबिक आप लोग मार्क्स देते चले जा रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं इप्सेटिव स्कोरिंग। ये एक ऑब्जेक्टिव होता है इप्सेटिव स्कोरिंग एज कंपेयर टू इन कंपैरिजन ऑफ अ टेस्ट टेकर स्कोर ऑन वन स्केल विद इन द टेस्ट। अच्छा, इसमें क्या होता है कि एक टेस्ट के ऊपर किसी भी इंसान ने जितने स्कोर्स हासिल किए होते हैं, ठीक है, तो उसी सेम टेस्ट का जो दूसरा स्केल होता है ना, उसके साथ कंपैरिजन कर लिया जाता है। यानी कि आपने इस टेस्ट के लिए एक स्केल जो है वो रखा हुआ था, ठीक है, तो उसी तरह के सेम टेस्ट के लिए एक दूसरा स्केल अगर था, तो आप लोग क्या करेंगे, दोनों का आपस में कंपैरिजन करके आप लोग स्कोर बनाते हैं, ठीक है। तो ये वाले होते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने एक दफ़ा ये वाली सारी चीज़ें आप लोगों ने कर ली, स्कोरिंग वगैरह भी आप लोगों ने देख ली, स्केलिंग वगैरह भी आप लोगों ने देख ली, और ड्राफ्ट भी अब रेडी हो चुका है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो अगला जो स्टेप होता है ना, वो होता है आप लोगों का टेस्ट ट्राई आउट का। आप लोग टेस्ट ट्राई आउट करते हैं, वो आप लोग कैसे करते हैं? देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग क्या करते हैं कि आइटम्स का जो है ना वो आप लोग एक पूल बनाते हैं, ठीक है। यानी कि आप लोग ज्यादा सारे आइटम्स को इकट्ठा करते हैं, उसके अंदर से फिर आप लोगों ने आइटम्स का और टेस्ट का फाइनल वर्जन आप लोगों ने डेवलप करना होता है। टेस्ट डेवलपर जो होता है ना, उसने फिर पहले वो क्या करते हैं, टेस्ट को ट्राई आउट करते हैं। एक सैंपल के ऊपर टेस्ट को वो एडमिनिस्टर करवाएंगे, एक सैंपल से वो लोग अपना जो टेस्ट होता है ना उसको वो सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये बात भी कंसीडर करने की जरूरत होती है कि दैट हाउ मेनी सब्जेक्ट्स द टेस्ट शुड बी ट्राई आउट। यानी कि आप टेस्ट को कितने लोगों के ऊपर आप लोग उसको ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। 5 से कम लोगों के ऊपर आपने ट्राई नहीं करना, और ज्यादा प्रेफरेबल चाहिए कि तकरीबन आप लोग 10 सब्जेक्ट्स आप लोग चूज करें, 10 लोग आप लोग चूज करें, और उन 10 लोगों से आप लोग एक एक आइटम को आप लोग जो है ना, मतलब एक आइटम को टेस्ट करने के लिए आप लोग 10 लोग आप लोग चूज करें, ठीक है। जितने ज्यादा आप लोगों के ऊपर उसको ट्राई आउट करेंगे उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। टेस्ट ट्राई आउट को आप लोगों ने बिल्कुल वैसी ही सेम कंडीशंस में आपने करवाना है जैसे आप लोगों ने अपना फाइनल टेस्ट आप लोग करवाते हैं, कोई भी स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जैसे एडमिनिस्टर करवाते हैं, बिल्कुल सेम उसी कंडीशन में आप लोग ट्राई आउट का टेस्ट भी एग्जीक्यूट करवाएं। जैसे फाइनल जो एक होता है ना, एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट लेने के लिए जितनी जो आप टेस्ट इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जितनी टाइम लिमिट्स होती हैं, टाइम को टेस्ट को कंप्लीट करने का जितना टाइम दिया जाता है, जिस तरह का एटमॉस्फेयर रखा जाता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वही सारी की सारी कंडीशंस जिस हद तक पॉसिबल हो वो सारी आप लोग ने ट्राई आउट के अंदर रखनी है, ठीक है। अब हम लोग ये देखते हैं कि आपने ट्राई आउट तो करवाया, ट्राई आउट करवा के आपने सारे आइटम्स को देखना है कि इसमें से अच्छे आइटम्स कौन कौन से हैं, मैंने कौन से फाइनल वर्जन में रखने हैं। अच्छे आइटम्स पहचानने के लिए आप लोगों के माइंड में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। सबसे पहले ये कि एक अच्छा जो टेस्ट वही होता है ना कि जो रिलायबल होता है और वैलिड होता है, इसी तरह से एक अच्छा टेस्ट आइटम भी वही होता है जो वैलिड होता है और रिलायबल होता है। तो जो आइटम्स आप लोगों को वैलिड और रिलायबल रख रहे होंगे, लग रहे होंगे, वो आप लोगों ने चूज कर लेने हैं। उसके बाद आप लोगों ने ये भी करना है कि टेस्ट आइटम्स हेल्प कर रहे हों टेस्ट टेकर्स को डिस्क्रिमिनेट करने में, यानी कि वो टेस्ट आइटम्स जिस पे लोगों के डिफरेंट ज्यादा रिस्पॉन्सेज हैं, वो आप लोग टेस्ट जो है ना उनको ज्यादा चूज करें, जो कि लोगों के दरमियान में फर्क जो है ना आप लोगों को दिखा रहे हैं, ठीक है।
और उसके बाद वो एन आइटम दैट हाई स्कोरर्स ऑन अ टेस्ट एज अ होल डू नॉट गेट राइट इज प्रोबेबली नॉट अ गुड आइटम। यानी कि वो वाले टेस्ट आइटम्स जिन पे हाई स्कोरर बंदा, एक हाई स्कोरर बंदा उसने ठीक तरह से सॉल्व नहीं किया तो वो अच्छा आइटम नहीं है, उसको आप लोग निकाल दें। इसी तरह से वो वाले टेस्ट आइटम्स जिसको लो स्कोरर बंदे ने भी आसानी से कर लिया है, वो भी आप लोगों का जो टेस्ट आइटम है वो ठीक नहीं है, उसको भी आप लोग निकाल दें। ठीक है, अब इस तरह से आप लोगों ने वैलिड और रिलायबल आप लोगों ने चूज कर लिए सारे, और जो जो आप लोगों को ठीक नहीं लग रहे थे वो आप लोगों ने बीच में से जो है ना वो आइटम्स आप लोगों ने निकाल दिए। तो यहाँ पे फिर क्या होता है कि आफ्टर द फर्स्ट, यानी कि जब आप लोगों ने फर्स्ट ड्राफ्ट इंप्लीमेंट करवा दिया एग्जामिनी के ग्रुप के ऊपर, ठीक है, और इट रिमेन्स फॉर द टेस्ट डेवलपर टू एनालाइज टेस्ट स्कोर्स एंड रिस्पॉन्सेज टू इंडिविजुअल आइटम्स। अब यहाँ पे क्या करना होता है कि आप लोगों ने टेस्ट स्कोर्स को एनालाइज करना होता है और हर आइटम के जो रिस्पॉन्सेज होते हैं उनको आप लोगों ने देखना होता है। ये वो स्टेज होती है जिसपे आप लोग मुख्तलिफ किस्म के स्टेटिस्टिकल एनालिसिस जो है ना वो आप लोग लगाते हैं, और उन स्टेटिस्टिकल एनालिसिस को आप लोग आइटम एनालिसिस कहते हैं। उसी की बेस पे आप लोग जो है ना वो हर आइटम को आप लोग जो है ना वो टेस्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आइटम एनालिसिस में अगर हम लोग देखें तो वो स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स जो आप लोग यूज करते हैं उन्हीं को हम लोग आइटम एनालिसिस कहते हैं। आइटम एनालिसिस के लिए मुख्तलिफ किस्म के स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स आप लोग यूज करते हैं ताकि आप लोगों का जो ट्राई आउट आइटम्स हैं, जो आप लोगों ने ट्राई आउट टेस्ट करवाया है, उसके आइटम्स के पूरे पूल के अंदर से आप लोग बेस्ट आइटम्स को सिलेक्ट कर सकें। अब ये जो टूल्स होते हैं जो कि एक टेस्ट डेवलपर यूज करता है एनालाइज करने के लिए, और जो आइटम्स होते हैं उनको सिलेक्ट करने के लिए, उनको चेक करने के लिए जो टूल्स यूज करता है ना वो कौन कौन से यूज करता है। एक तो वो आइटम्स की डिफिकल्टी देखेगा, आइटम्स की वैलिडिटी देखेगा, आइटम्स की रिलायबिलिटी देखेगा, और दूसरा ये कि आइटम्स की डिस्क्रिमिनेशन देखेगा। ठीक है, उसके अलावा कुछ क्वालिटेटिव आइटम्स एनालिसिस भी होते हैं। यानी कि एक तो ये होता है ना कि स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स तो आप लोग लगाते ही हैं आइटम एनालिसिस के लिए, बट इससे हट के कभी नॉन क्वांटिटेटिव मेथड्स भी आप लोग लगाते हैं जिसमें आप लोग मैथमेटिकल टेक्निक्स नहीं यूज करते, बल्कि आप लोग जबानी जो है ना वर्बल यानी कि जबानी फॉर्म में आप लोग लोगों से पूछ लेते हैं अपने आइटम्स के बारे में। ठीक है, सिंपल आप लोग क्वेश्चंस पूछ लेंगे इंडिविजुअल से, या ग्रुप की फॉर्म में आप लोग डिस्कशन कर लेंगे टेस्ट टेकर्स के साथ, जिन लोगों से आप लोगों ने टेस्ट ले लिया था उनके साथ आप लोग डिस्कशन करेंगे। आप लोग पूछेंगे कि कौन सी चीज में, कौन से आइटम में आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, और वहां से आप लोग वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन लेके अपने टेस्ट को इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब एक दफा आप लोगों ने क्वांटिटेटिव भी एनालिसिस कर लिया, क्वालिटेटिव एनालिसिस भी कर लिया, आप लोगों को पता चल गया कौन सा वैलिड है, कौन सा डिफिकल्ट है, कौन सा रिलायबल है। ये सब कुछ करने के बाद आपने टेस्ट को रिवाइज करना होता है। आप लोग आ जाते हैं टेस्ट रिवीजन, ये जो फाइनल स्टेज होती है। ठीक है, यहाँ पे ज्यादातर जो इन्फॉर्मेशन होती है ना इज गैदर एट द टाइम ऑफ आइटम एनालिसिस स्टेज। आइटम एनालिसिस स्टेज की जो आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन सारी गैदर की होती है, उस इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे ही आप लोग वो जो पूल होता है आइटम्स का, उसमें से कुछ चीजें आप लोग एलिमिनेट कर देते हैं, निकाल देते हैं। ठीक है, और कुछ चीजें अगर आप लोगों को दोबारा से लिखनी हो तो आप लोग दोबारा से लिख लेते हैं। ठीक है, एक अप्रोच यहाँ पे ये भी होती है कि आपने हर आइटम के बारे में स्ट्रेंथ और वीकनेस देखनी होती है कि ये आइटम स्ट्रॉन्ग है, ये आइटम वीक है। टेस्ट डेवलपर्स के लिए ये भी जरूरी होता है कि उन लोगों ने स्ट्रेंथ्स यानी कि आइटम्स की स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में बैलेंस रखना होता है। सारे ही डिफिकल्ट नहीं रखने, कुछ बीच में इजी भी रखने होते हैं। तो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का एक बैलेंस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप ये देख रहे हैं कि एक आइटम है वो बहुत ज्यादा इजी है, आप उसको डिस्कार्ड करना चाह रहे हैं, लेकिन आप ये भी देख रहे हैं कि ये आइटम बहुत अच्छा है तो इजी, लेकिन है ये अच्छा, तो आप फिर क्या करेंगे कि वो आइटम रहने देंगे, उसको आप लोग नहीं निकालेंगे, बल्कि एक और ऐसा आइटम डाल लेंगे साथ में जो कि ज्यादा डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से बैलेंस हो जाएगी दोनों चीजें। ठीक है, having balanced all the concerned test developers come out of revision state, यानी कि हर चीज में बैलेंस रखने के बाद टेस्ट की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए आप रिवीजन स्टेज पे आते हैं। यहाँ पे आप लोग रिवाइज करेंगे चीजों को चेंज करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो क्या होगा कि जो रिवाइज टेस्ट होगा, जो आपने अभी टेस्ट जो चेंज किया होगा, दोबारा से नया ड्राफ्ट बनाया होगा, आप लोग उसको दोबारा से स्टैंडर्डाइज कंडीशंस के अंदर दोबारा से एडमिनिस्टर करवाएंगे। इस बेसिस पे जो दोबारा आप लोगों ने सेकंड ड्राफ्ट टेस्ट किया होगा, ट्राई आउट किया होगा, उसको फिर आप लोग दोबारा आइटम एनालिसिस करेंगे। आइटम एनालिसिस करने के बाद आप लोग फिर से देखेंगे, अगर दोबारा रिवीजन की जरूरत है तो आप लोग दोबारा रिवीजन करेंगे। अगर आप रिवीजन करने की जरूरत नहीं है तो आप अपने टेस्ट को एक फिनिश फॉर्म दे देंगे, आप लोग अपना एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट बना देंगे। ठीक है, तो ये सारा प्रोसीजर होता है टेस्ट को कंस्ट्रक्ट करने का। बहुत ही ज्यादा ईजी था, इसमें कोई भी चीज मुश्किल नहीं थी। आप लोगों ने हैंड आउट को सिर्फ 1 या 2 दफा आप लोगों ने रीड आउट कर लेना है। यकीन जाने सारा कॉन्सेप्चुअल, इसमें कहीं पे कुछ भी रटा लगाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने अब लेक्चर सुना है ना, आप लोगों का कहीं से कोई भी एमसीक्यूज आ जाएगा, आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बाकी मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों की मदद फरमाए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हालिम स्टडी इनसाइट्स के साथ रहिएगा। दूसरे जितने भी हमारे लेक्चर्स हैं वो भी आप लोग जरूर रिकमेंड कीजिएगा दूसरों को भी, और हमारे चैनल से आप लोग दूसरे भी लेक्चर्स ले सकते हैं, बहुत सारे अवेलेबल हैं। किसी चीज़ की समझ नहीं आती, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं।
थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।